हेलो नमस्कार, जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 हिस्ट्री और एडिटोरिया का यह प्रैक्टिस सेट 2 है और इसमें टोटल मैंने 100 क्वेश्चन को कवर किया है, क्योंकि ये जो आपका एडिटोरिया का सेट है प्रत्येक सेट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। पिछले वाला जो सेट था हमने जो किया था उसमें मैंने 50 क्वेश्चन को कवर किया था, लेकिन इस वाले में मैंने 100 क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपने सेट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप पीपीएससी ट्री 3.0 या 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा तो ये वाला जो सीरीज है इसको भी आपको देखना चाहिए। आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा और काफ़ी हद तक आप इस चीज़ समझ लेंगे कि कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप ये वीडियो समाप्त कर लें तो ये दोनों वीडियो का आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। चैनल पर नए हैं, पहली बार हमको यहाँ पे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा संबंधी जो भी अपडेट होती है और यहाँ पे कंटेंट मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और मैं बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हर चीज़ का डिटेल है। ये क्लास 8 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्योर एनसीईआरटी है, आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लीजिएगा। कक्षा 8 का पहला चैप्टर का पेज नंबर 4 पर यह क्वेश्चन है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। और दूसरा देखिए कथन कर रहा था इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। ये भी सही है। मतलब आपने ये देखा कि दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, समानती व्यवस्था, लोकतंत्र। आंसर की बात करें तो यहाँ पर 1, 2 और 4 मतलब स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र, ये तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4। अगर आप बात करें ये भी तो क्लास 8 का चैप्टर 1 का ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए हर क्वेश्चन को यहाँ पर चैप्टर वाइज बताने से समय आपका बर्बाद हो जाएगा। मतलब आप इतना मान के चलिएगा कि हर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे जेम्स रेनले, रॉबर्ट हुक, जेम्स मिल, विलियम ह्यूजेस। यहाँ पे आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनले, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1929 के आर्थिक महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकने वाली के कारण आर्थिक महामंदी शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सत्य कथन आपको बतलाना है। देखिए पहला कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कर रहा है केवल 2, ऑप्शन टी कर रहा है 1 और 2, ऑप्शन डी कर रहा है ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पर जो पीपीटी आप कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा जो टेक्स्ट से ऊपर नीचे हो गया है, तो डी में था ना 1 और ना 2। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ बात कर लें तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? देखिए आप ऑप्शन पढ़िएगा, कम वेतन, खराब भोजन, ए और बी, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ए और बी दोनों यहाँ पर है, कम वेतन था और खराब भोजन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सर कॉलिन कैम्पबेल, जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, कैप्टन हडसन। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टन हडसन ने। यहाँ पर कैप्टन हडसन ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे को गिरफ्तार किया था और उसको मृत्यु दंड भी दिया था। और यहाँ पर निकोलन की बात करें तो 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, बाद में इसकी भी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7,
वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन यहाँ पे कर रहा है, वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। दूसरा कह रहा है कि वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। सत्य कथन का आपका चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर दोनों का दोनों कथन सही है, मतलब ये भी सही है और दो भी सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ये ऑप्शन डी के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पीपीटी बनाने के बाद जब कन्वर्ट कीजिएगा तो टेक्स्ट नीचे चला गया है। ऑप्शन यहाँ पर था ना तो 1 ना तो 2। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें ये सही तरीके से मिलेगा, आपको ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। जब इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाएंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 100+ लाइक आने के बाद आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देखिए, पहला फरमान का दुरुपयोग, हुगली पर कब्जा, फ्रांसीसियों के साथ टकराव, बंगाल के राजस्व पर कब्जा। देखिए इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरमान का दुरुपयोग। मुग़ल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के जो अधिकारी थे केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं के व्यापार के लिए फरमान का इस्तेमाल करते थे, जबकि नवाब उनको जो फरमान दिए थे उनका मानना था कि फरमान केवल कंपनी के लिए है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर टकराव हुआ था, जो आगे जाकर प्लासी के युद्ध में तब्दील हो गया था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरमान का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिराजुद्दौला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये सारा क्लास 8 का चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी है, आपको रट जाना है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और दूसरा कह रहा है कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, ये भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पे दोनों सही हैं। 2 और 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे? सैन्य कमजोरी, अंग्रेजों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर, सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी, अंग्रेजों की तुलना में आधुनिक हथियारों की कमी। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। यहाँ पर क्या हुआ था, 1757 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी तो एक धोखे की लड़ाई थी, जिसमें सिराजुद्दौला को उसके सेनापति में से एक सेनापति जो मीर जाफर था उसने धोखा दिया और इसमें सिराजुद्दौला युद्ध हार गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। दूसरा कह रहा है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। और आपसे पूछ रहा है कि असत्य कथन आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स में कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मीर कासिम को बंगाल का नवाब नहीं बनाया गया था, बल्कि उस टाइम मीर जाफ़र को बनाया गया था। उस टाइम किसको बनाया गया था? मीर जाफ़र को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 गलत है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला सही है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन खुद नहीं संभाला था क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य अभी बिजनेस को, व्यापार को फैलाना था। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए मीर कासिम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र। कौन था? मीर जाफ़र। 1764 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल की लड़ाई में बक्सर के लड़ाई में हरा दिया गया। उसी समय मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब वहाँ पे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13,
बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजीदारी अधिकार दे दिए। सवाल पूछ रहा है कि आपको बताना है कि सत्य कथन इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर की बात करें तो ना तो एक ना तो दो, दोनों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है गलत है। ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हुआ क्या था वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल बादशाह आलम तृतीय जो है अंग्रेजों के मध्य हुआ था। यह प्रथम युद्ध था जिसमें अंग्रेजों के सैनिक श्रेष्ठता साबित हुई थी और 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला कह रहा है सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तीसरा कह रहा है सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुनाने पर कंपनी उसके रियासत था उसका इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। जो यहाँ पर आंसर की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। सहायक संधि में इस तरीके का चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। ऑप्शन देखिए यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। वहाँ पर बात करें 1761 से लेकर जो 1782 तक हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण इसकी जो मृत्यु हुई थी हैदर अली का कैंसर के कारण हुआ था, 1782 ईस्वी में हुआ था। उसके पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छे है, मैं आपके लिए थोड़ा सा भी एफर्ट कर रहा हूँ तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाए हैं। टीपू सुल्तान के बारे में देखिए, पहला कह रहा है 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे, उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। तीसरा कह रहा है फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य कथन आपको बतलाना है कि तीनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे सत्य की बात करें तो ऑप्शन 2 और 3 ये दो सत्य है और यहाँ पे जो पहला है ये गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 1799 में टीपू की हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया था, बिल्कुल सही है। बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी सही है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि रानी चित्रम्मा का संबंध कर्नाटक से है, ये सही है। रानी चित्रम्मा अंग्रेज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, ऐसा नहीं है, ये गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ये सही है। मतलब यहाँ पे बात करें तो पहला और तीसरा सही है।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, ये बी होगा, ये सी होगा। तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो 1843 इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1843 में कंपनी ने सिंध पर कब्जा किया। उस टाइम वहाँ का बात करें, गवर्नर जो था लॉर्ड एलनबरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सहायक संधि के संबंध में मिलान आपको करना है। ये रियासतें इधर है और ये वर्ष है, सतारा 1850, संबलपुर 1848, उदयपुर 1853, नागपुर 1852। मतलब इस वाले से इस वाले का आपको मैच करना है, ठीक है। इधर सीक्वेंस ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। देखिए यहाँ पे आंसर की बात का ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला का बी होगा, पहला का बी 1848 में। संबलपुर की बात करें तो 2 का ए हो जाएगा 1850 में। तीसरा की बात करें, तीसरा का डी हो जाएगा, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 में। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अधिग्रहण, यहाँ पर अवध का ग्रहण होगा। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। दूसरा कह रहा है अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। तीसरा कह रहा है जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। देखिए आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। यहाँ पर जो अपने तीनों स्टेटमेंट पढ़ा, तीनों में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे आंसर की बात करें तो पहला और दूसरा सत्य है, पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला देखिए, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजीदारी अदालत, दीवानी अदालत, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसे यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, आप तीसरा कह रहा है फौजीदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडमंड बर्फ ने। उस पर क्या आरोप लगाया गया था कि उस पर आरोप था कि बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का यहाँ पे आरोप जड़ा गया था। जो 7 साल तक उस पर, ये जो महाभियोग का जो उस पर मुकदमा था 7 साल तक चलाया गया था, लगभग 7 साल तक चला था। 25, जिस समय बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 26, अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखिए, अस्थाई बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए यहाँ पे, अस्थाई बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन गई। तीसरा यहाँ पे कह रहा है किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की जो रकम थी बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। आपको यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं असत्य। तो यहाँ पर असत्य कथन की बात करें तो यहाँ पर कोई असत्य नहीं है, सारे कथन जो है सही है। यहाँ पर सारे कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 28, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। यह व्यवस्था महाल जो गांव समूह होता था उस पे की जाती थी। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय की जाती थी जिसको चुकता करने के लिए जिम्मेदार सामूहिक रूप से महाल की होती थी। अब यहाँ पे पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो केवल दो यहाँ पे सत्य है, मतलब यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हाल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज द्वारा 1822 में यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे केवल दो सही होगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 रैयतवाड़ी से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए पहला पढ़िए यहाँ पर, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। बिल्कुल सही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था। दूसरा कह रहा है कि भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया था। मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दोनों। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसके आंसर की बात करें तो 1859 में। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन है। तो अगर मैं हर चीज़ को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? लंबाडिया, गद्दी, वन गुज्जर, वैगा। यहाँ पे आंसर की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैगा जो थे आंध्र प्रदेश के लवाड़िया, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर, ये जो जनजातियाँ थी। और जो बैगा जनजाति की बात करिए मध्य भारत में रहते थे, ये शिकारी संग्रह के थे। ठीक है, पशुपालक नहीं थे। 32 यहाँ पर, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। पहला देखिए, आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। दूसरा देखिए, घुमंतु काश्तकारों एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने के प्रयास किए जाने लगा। ये वाला लाइन मैंने मिस कर दिया। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस पूछा गया है कि कौन सा सत्य है। यहाँ पर सत्य केवल ऑप्शन 2 है, पहला गलत है। जो यहाँ पर हुआ क्या था, औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ा ही था। आदिवासी मुखियाओं के पास कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक था, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या था, शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 33, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे संथाल विद्रोह की बात करें, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1831 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वर्ली विद्रोह कब हुआ था? तो वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था। और बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए क्लास 8 का चैप्टर 4 है, पेज नंबर आप देखना चाहें तो 47 पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला देखिए यहाँ पर, बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे।
बिरसा मुंडा समाज में सुधार के बख्तर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपसे सही ही पूछा है। दूसरा कह रहा है वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्ध और दया पर जोर देते थे। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला लिया था? देखिए आंसर की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? पहला कह रहा है 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा था कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? देखिए ट्री 2 में 1857 में क्रांति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सीरीज कराया था, आप जाकर उसमें देख लीजिएगा। मैंने 1870 की जो क्रांति के काफ़ी डिटेल वहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देखना चाहें तो देख लीजिएगा। इस आंसर की बात करें तो 8 अप्रैल 1857, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का आपको मिलान करना है। देखिए पहला लखनऊ में यहाँ पे आपको मैच करना है, बी कानपुर, सी राजगढ़, डी यहाँ पे झांसी। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब पहला का बी आप इसको मैच कर लेंगे। पहला का मतलब लखनऊ से ब्रिंजिसकंद, दूसरा का ए उल्टा हो गया है। देखिए इसको मैं इधर से देख रहा हूँ, नाना साहेब का क्या होगा? कानपुर। बिरजिस कद्र का क्या होगा? लखनऊ। रानी अवंतीबाई लोधी का क्या होगा? राजगढ़। रानी लक्ष्मीबाई का होगा झांसी। ठीक है, उल्टा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये विद्रोही 1857 क्रांति की बात हो रही है। पहला है बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां पर 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। तीसरा कह रहा है तात्या टोपे मध्य भारत में जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 यहाँ पे सही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में बात करें तो उनको आजीवन कारावास दी गई थी। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया था। इस जेल में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र ने अंतिम सांस ली थी। कब इनकी अंतिम सांस हुई थी? 1862 में। ये 1861 गलत है, 1862 में। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको मिस्टेक दिया गया है ताकि आप फंस जाएं। क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। पहला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के मैं तीसरा पढ़ने लगा। डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंप दी गई। तीसरा कह रहा है अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला लिया। यहाँ पे आंसर की बात करें तो सत्य पूछ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे तीनों सत्य है। पहला भी सत्य है,
दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह के कंटेंट बनाने में गला सूख जाता है, काफ़ी इफ़र्ट लगता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? डायरेक्ट इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 42, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? इसके आंसर की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में यहाँ पे हुई थी। कब हुई थी? तो 1791 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे 1835 में अंग्रेजी यहाँ पर अनिवार्य करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। मैकाले के मिनट्स के विवरण के आधार पर अंग्रेजी अधिनियम पारित किया गया और फैसला ये भी लिया गया था कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता, मद्रास, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे पारचवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। इससे भी ट्री 2 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। ट्री 2.0 में वुड के डिस्पैच से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है कि वुड की नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीय नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। पहला बिल्कुल सही है। वुड की नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। बिल्कुल सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। बिल्कुल सही, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। दूसरा कह रहा है कि उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। बिल्कुल सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, टैगोर की शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सती शब्द का क्या अर्थ होता था? देखिए यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। सती के शब्द का प्रयोग आते ही लोग बोलेंगे कि आग में समाहित होने वाली महिला, लेकिन ऐसा नहीं है। सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत आपको उसका टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा प्रसार के पक्ष में थे। ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह पक्ष में कानून बनाने की मांग की। तो ये वाला गलत है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ा था। ये सती प्रथा के लिए फेमस थे।
क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था? तो 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला की बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इसका हो जाएगा कोलकाता बी। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 का बी, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो यहाँ पे कोलकाता। ज्योतिबा राय फुलो महाराष्ट्र। आर्य समाज की बात करें तो यहाँ पे आर्य समाज पंजाब, और भोपाल की बेगम अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। दूसरा देखिए, पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखा। यहाँ पे केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 53, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1840 में। मुंबई में हुआ था इसका गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत में की। दूसरा कह रहा है पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल कास्कातरों के बीच काम किया। यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करें तो केवल 2 यहाँ पे सत्य है, पहला गलत है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ओरू जाति ओरू मत्तम ओरू देव मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह किसका कथन है? यह कथन श्री नारायण गुरु का है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राय फुले ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो पहली नंबर बात यहाँ बात करें कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना आपकी हुई थी 1867 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1878 में। ये क्लास 8 और चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कई सारे लोग यहाँ पे आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इलवर्ड विल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है 1883 में सरकार ने इलवर्ड विल लागू करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में यहाँ पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है कि 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना करने का फैसला लिया था। दूसरा कह रहा है कि संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए ओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी।
तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे, जो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया है, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन की बात करें, सीधे आंसर पे मैं चलता हूं, तो गरमपथियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के लिए, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, पृथक निर्वाचन के लिए। तो क्या स्टेटमेंट दिए थे? उन्होंने दिया था कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 64, 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में यहाँ पर फैल गया था? पहला ऑप्शन कर रहा है लोकतंत्र की भावना, समानता, समाजवाद का विचार, सार्वभौमिक मताधिकार। यहाँ पर जो विचार पूरे विश्व में जो फैला था वो था समाजवाद का विचार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त, 1917 की रूसी क्रांति, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, देखिए आंसर की बात करें तो तीनों सत्य है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। यहाँ पर डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 रोलेट एक्ट से संबंधित है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। पहला कह रहा है यहाँ पर, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिक अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। रोलेट एक्ट के विरोध शुरू किए गए रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, यह भी सही है। कब हुआ था रोलेट एक्ट को पारित किया गया था? 1919 में। और इसके खिलाफ जो यहाँ पर ये हुआ था जलियांवाला बाग के हत्याकांड, इसी से संबंधित है, इसी के विषय में वहाँ पर मीटिंग हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। इसका आंसर की बात करें तो तीनों हो गया था, सॉरी दो है, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। 67, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है, पहले देख लेते हैं, सत्य पूछ रहा है, ओके, सत्य आपको ध्यान देना होगा। यह खिलाफत आंदोलन के बाद परम फिर दोनों एक साथ जोड़ दिया गया, बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन के मुख्य मांग स्वराज थी, बिल्कुल सही। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियाँ लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। मतलब तीनों यहाँ पे सही है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि नीचे कट गया है। 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, पंजाब से अंग्रेज़ों को बाहर करना, अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना, सिखों में आत्मसम्मान, राष्ट्रीयता की भावना जगाना, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सिखों को एकत्रित करना। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे भ्रष्ट महंतों को यहाँ पे हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 69, 1829 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया।
दूसरा कह रहा है यह प्रस्ताव जो है 26 नवंबर 1930 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1929 ईस्वी में हुआ क्या था वो थोड़ा सा समझ लीजिए। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में, नवंबर नहीं जनवरी, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाया गया। दोनों गलत है, ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, भगत सिंह ने 1924 ईस्वी को दिल्ली स्थित फिरोजा शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरा यहाँ पर देखिए, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्ड्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। तीसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा। यहाँ पर 1928 में दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1924 में नहीं, 1928 में। इसी वजह से पहला यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 71, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो इसके आंसर की बात करें तो 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय इतिहास में दर्ज बब्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? देखिए ऑप्शन इसका देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है 14 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1945, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 46। इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1986। 16 अगस्त 1946। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम की पुस्तक की रचना की। दूसरा कह रहा है कि इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पे सही है। 76, फ्रांस के नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। दूसरा, नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। ये गलत है। केवल पहला और दूसरा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रभाव था वो देखिए यहाँ पर कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ये कंडीशन लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या कह रहा है?
फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम मॉर्सिल है। क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की कूच करते हुए गाया था, तो ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके बतलाना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला देखिए, पहला कह रहा है समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव समूह यानी उद्यम समाज का ही एक समरूप है, बिल्कुल सही। मार्क्स का मानना था औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, बिल्कुल सही। मतलब तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे 80 जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी है, उसके बाद के क्वेश्चन मिसलेनियस है। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि बुक में 80 एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर किया गया है और 20 क्वेश्चन को मिसलेनियस रखा गया है। यदि आपके पास बुक होगा तो आप इस चीज़ को देख भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए यहाँ पर, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, यह घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल चार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा, तो ये गलत है। दूसरा, मजदूरी कार्य अवधि 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि, कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, मतलब दूसरा तो सही है। पहला की बात करें कि ये जो घटना हुई थी उसमें 1905 की क्रांति की शुरुआत में इस घटना हुई थी, तो यहाँ पर जो समय दिया गया है 1917, ये गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? देखिए इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है राइनलैंड योजना, दूसरा कह रहा है डॉप्स योजना, तो ऑप्शन बी यही होगा, डॉप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपका क्वेश्चन नंबर 81 से मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, जिसमें एक दो करेंट के भी क्वेश्चन को कवर किया गया है और यहाँ पे कुछ मिसलेनियस है। मतलब आपका जो एनसीईआरटी का पोर्शन था हिस्ट्री का, वो 80 क्वेश्चन तक ही था। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। इसका पहला ऑप्शन देखिए, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों और अनुसंधान आउटपुट में सुधार करना, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। सिर्फ एक ही यहाँ पर दिया गया, तो एक जब सही हो गया तो सारे गलत हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में आपको कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर कंडीशन वाइज दिया गया, तीनों पढ़ना पड़ेगा। यह पूरी तरीके से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। गलत। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है, बिल्कुल सही। यह लंबी दूरी पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है, बिल्कुल गलत। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 106 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सज़ा और यहाँ पे 10 साल की सज़ा और यहाँ जुमनी का प्रभाव कर, जुमनी यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है मेरे से।
दूसरा देखिए, धारा 106(2) के एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। तो आपको बतलाना है कि दोनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। इसका आंसर पहला केवल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत है? इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी चावल। ऑप्शन ए यहाँ पे तो गायब ही हो गया है, उससे छोड़िए कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह तकनीकी नवाचार पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण, यहाँ पर यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण, और दूसरा देखिए यहाँ पे कर रहा है अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में यहाँ पर अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो आपका मैक्सिमम करंट या स्टैटिक्स है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इसके बाद लगभग 13 क्वेश्चन और हैं। मैं उसको इसलिए नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि वो एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। आप इस पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार अपने से पढ़ लेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस पीडीएफ को आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो थोड़ा सा मैं बता दूँ। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ग्रुप में जाइएगा, जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको जब इस वीडियो पर 100 लाइक आएंगे, पेशेंस रखिएगा, 100 लाइक आने पर ही मैं इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।